पिछली मरतबा हमने क्लस्टरिंग पे अपनी डिस्कशन शुरू की थी। आज ज़रा देखते हैं कि जो हमने क्लस्टरिंग की है वो कितनी सही है कितनी गलत है। अगर ये चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं। पिछली मरतबा हमने देखा था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी हमारे मशीन लर्निंग की एक कैटेगरी है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास जब लेबल डेटा मौजूद नहीं होता, ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल नहीं होता, तब भी हम डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल्स कम से कम दो तरीके तो हमें पता है जो इस्तेमाल किए जाते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। क्लस्टरिंग को हमने डिटेल में देखा था। उसमें हमने कहा था कि वी हैव एन एल्गोरिथम नेमली के मीन्स, और इस एल्गोरिथम से हमें इवेंचुअली कुछ क्लस्टर्स मिल जाते हैं, के क्लस्टर्स मिल जाते हैं। कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद उन स्टेप्स में से पहला स्टेप था रैंडम इनिशियलाइजेशन का। इस स्टेप में हम क्या करते थे, इसमें हम के एग्जांपल्स को रैंडमली पिक के एग्जांपल्स को हम कहते थे ये हमारे सेंट्रॉइड्स हैं और अब हम इनके इर्द गिर्द क्लस्टर्स ढूंढने जा रहे हैं। और अगला स्टेप जो था वो हम रिपीटली परफॉर्म करते थे क्लस्टर असाइनमेंट का, जिसमें हम हर एग्जांपल को किसी एक क्लस्टर में डाल देते थे। और उससे अगला स्टेप हमारा होता था सेंट्रॉइड मूवमेंट का, जिसमें हम कहते थे कि हमारे क्लस्टर्स में, क्योंकि हमने हर क्लस्टर में कुछ एग्जांपल्स डाल दिए, तो उस क्लस्टर की जो एवरेज होगी वहाँ पर हम अपना सेंट्रॉइड मूव कर देंगे। तो ये दो स्टेप्स जो क्लस्टर असाइनमेंट या क्लस्टर मूवमेंट के स्टेप से ही हम रिपीटेडली परफॉर्म करते थे अंटिल द एल्गोरिथम कन्वर्जेस एंड देयर आर नो मेंबर्स दैट आर चेंजिंग द क्लस्टर्स। हमने देखा था कि के मीन्स का भी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है या ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है, और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी कि ये जो मिनिमाइजेशन फंक्शन था, इसको डिस्टॉर्शन फंक्शन भी कहा था हमने। इसको अभी हम जे कह रहे हैं। इट्स अ फंक्शन ऑफ सी आईज एंड म्यू केस एंड वी वांट टू गेट द वैल्यूज ऑफ सी आईज एंड म्यू केस दैट मिनिमाइजेस दिस फंक्शन। फिर हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ के कैसे चूज़ की जाए। उसमें हमने देखा था एक एल्बो मेथड इस्तेमाल हो सकता है, जो कभी हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो और कभी हो सकता है कि हमारे काम ना आए। बट येस दे एग्जिस्ट अ मेथड जो हमें बताएगा कि हमारी के की वैल्यू सही है या नहीं है। हमने एक लिमिटेशन भी डिस्कस की थी इस एल्गोरिथम की के मीन्स की। उसमें हम ये कहते थे कि इट कैन स्टक इनटू लोकल ऑप्टिमा अगर रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हुए इनिशियलाइजेशन ऐसी हो गई है जो कि ऑप्टिमल नहीं है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें कह रहे थे कि वो रन के मीन्स एल्गोरिथम मल्टीपल टाइम्स, और हर दफ़ा हम उसका जे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जिस पॉइंट पर या जिस इंस्टेंस जिस एग्जीक्यूशन पर जे की वैल्यू कम से कम आई होती है उस इंस्टेंस को हम चूज़ कर लेते हैं कि ऑलराइट दिस इज़ द राइट क्लस्टरिंग दैट एंड दिस क्लस्टरिंग कैन बी फर्दर यूज्ड। आज हम देखेंगे ये जो क्लस्टरिंग हमने की वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, हम उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एक तरीका मेल्बो मेथड में देख ही लिया है कि वो हमें बता देता है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं। उससे हम कह सकते हैं कि ऑलराइट इतने क्लस्टर्स हो जाए तो हमारी क्लस्टरिंग ठीक है। एक चीज़ तो जहन में आती है कि वाई डू वी नीड अ सेपरेट और अ डिफरेंट सेट ऑफ इवेल्यूएशन पैरामीटर्स है। वाई कांट वी यूज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो हमें पहले से पता है, जो हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में इस्तेमाल भी करते आए हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर यानी ये जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का केस है, यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ नहीं होता। देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जिसमें हमें बताना होता है कि एक्चुअल वैल्यू 0 थी और 1 थी, या फिर प्रिडिक्टेड वैल्यू 0 थी और 1 थी, और फिर वो जो प्रिडिक्टेड लेबल है उसको हम एक्चुअल लेबल से कंपेयर करके ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वगैरह निकाल रहे होते हैं। वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। वी डू नॉट हैव ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल हो, यानी हम किसी ह्यूमन से फॉर एग्जांपल क्लस्टर्स को लेबल करवा लें और या डेटा को लेबल करवा लें, तो हम ठीक है, फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव वगैरह। लेकिन अगर ये ना करवा सकें फिर हम कन्फर्म मैट्रिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, फिर हमारे पास कुछ तरीके जो हैं वो तीन तरीके ये हैं। एक तो हम क्लस्टरिंग टेंडेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लस्टरिंग टेंडेंसी क्या कहती है? क्लस्टरिंग टेंडेंसी कहती है कि आप अपने डेटा को ज़रा चेक कर लें एक दफ़ा कि इफ़ द डेटा इन यूज़ हैज़ क्लस्टरिंग टेंडेंसी और नॉट। दैट मीन्स कि ऐसा तो नहीं है कि इस ये जो डेटा है इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर ऐसा हुआ तो क्लस्टर तो शायद हमें मिल जाएँ के मीन्स के ज़रिए,
लेकिन हो सकता है वो क्लस्टर्स बिल्कुल इरेलीवेंट हो। देयर इज अ चांस कि वो माइट मेक सेंस आउट ऑफ इट समहाउ, लेकिन हो सकता है कि दे आर इरेलीवेंट, टोटली इरेलीवेंट। देन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, जैसे कि के वाली चीज़ है, उसमें भी फिर हमें देखना पड़ेगा क्लस्टरिंग इवेलुएट करते हुए कि हमारा के कहीं टू हाई, टू लार्ज के तो नहीं है, टू स्मॉल के तो नहीं है। द वैल्यू ऑफ के इफ़ इट इज़ टू लार्ज तो क्या होगा, इवेंचुअली हो सकता है यकीनन के हमारा लेस देन एम होगा। तो बहुत बड़ी वैल्यू रखने का मतलब है कि एक एक क्लस्टर में एक एक मेंबर आ रहा है, किसी एक में शायद दो मेंबर आ सकते हैं अगर हमने के इज इक्वल टू एम माइनस वन रखा हुआ है। तो इफ़ के इज़ टू लो तो अब क्या होगा, अब हमारी हर चीज़ हो सकता है कि एक ही क्लस्टर में या दो क्लस्टर्स में फॉल कर रही हो और हमने एक तरह से इनकरेक्ट क्लस्टरिंग कर दी हो। तो ऑप्टिमल के निकालने वाली एक एवेल्यूशन हो सकती है जिसमें अगर हम कहें कि हमारा ये वैल्यू ऑप्टिमल है, ऑल राइट दिस इज द राइट क्लस्टरिंग। तीसरा भी क्लस्टरिंग क्वालिटी होती है। इसके लिए भी कुछ मैट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं या मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें इंट्रा क्लस्टर एंड इंटर क्लस्टर डिस्टेंसेस को देखा जाता है। आज ज़रा इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये हैं क्या। क्लस्टरिंग टेंडेंसी चेक करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये मेक श्योर कर लें कि क्या कम से कम अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा डाटा ऐसा है कि उसमें मीनिंगफुल क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारा डेटा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसा कि हमें राइट साइड वाले प्लॉट में नज़र आ रहा है, अगर इस संग डेटा होगा तो इसमें क्लस्टर्स बना लेने से कोई हमें पता नहीं चल रहा है कि उसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है। तमाम पॉइंट्स एक दूसरे के साथ अगर हम देखें तो एक ही डिस्टेंस पर नज़र आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। हम ये सब के सब हम इनको एक क्लस्टर तो कह सकते हैं, या हम ये जितने पॉइंट्स हैं 30 पॉइंट्स हैं, ये 30 क्लस्टर्स तो कह सकते हैं। अब इनको हम रेंडमली किसी भी सेट ऑफ क्लस्टर्स में डाल दें, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक क्लस्टर बना दें, बेशक ये वाला, या हम एक और क्लस्टर बना दें, सपोज ये वाला मिडिल क्लस्टर है। फिर हम एक और क्लस्टर बना दें, सपोज ये वाला। तो ये इन क्लस्टर्स के कोई मतलब नहीं निकल रहा। ये तीन क्लस्टर्स बन भी गए हैं तो इसका मतलब नहीं है, सब के सब पॉइंट्स वैसे तो एक जैसे ही नज़र आ रहे थे हमें। ये इसके इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कोई मीनिंगफुल क्लस्टर शायद ना निकाल सकें। तो ये टेस्ट करने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कहीं ऐसा है तो नहीं हमारे डेटा में, ये सिचुएशन तो नहीं हमारे साथ हो रही, फिर हमें करना क्या पड़ेगा, फिर हम क्लस्टरिंग के अलावा कुछ और करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट करने के लिए हम एक स्टैटिस्टिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं हॉपकिंस टेस्ट। ये जो हॉपकिंस टेस्ट है, इट एक्चुअली डिटर्मिन्स विद द स्पेशल रैंडमनेस इन डेटा, एंड इट टेल्स अस के it gives us some values and probabilities that it calculates the probability that data points are generated by uniform distribution, and if not so it will let us know। वो किस तरह से करता है काम, सबसे पहले समझते हैं कि इसके हाइपोथेसिस क्या होते हैं। दो हाइपोथेसिस हैं हमारे पास, नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि डेटा इज जनरेटेड बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस से इसके डेटा इज जनरेटेड बाय रैंडम पॉइंट्स। इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड तो फिर हम कहेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इन दोनों का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस का और अल्टरनेट का? इफ the data is generated by uniform distribution, that means there might be no meaningful clusters, as we can see in the plot. In case of alternate hypothesis, data is generated by random points, and it means that there might be meaningful clusters present in data, and yes, we should proceed with clustering. ये सारा काम करने के लिए पीछे जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं, उनको परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक हाइपोथेसिस वैल्यू आती है। वो हाइपोथेसिस वैल्यू हम देखते हैं कि इफ़ दिस वैल्यू h, मतलब हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है, इट इज़ ग्रेटर देन 0.5, देन वी वुड से दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और गुड प्रोबेबिलिटी दैट द डेटा कंटेन्स क्लस्टर्स। तो अब यानी अब
ये केस क्या बना, ये केस बना कि रैंडम पॉइंट्स से बना हुआ डेटा लग रहा है, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ डेटा लग रहा है। और अगर ऐसा ना हुआ, यानी 0.5 से कम वैल्यू आ गई या उसके बराबर वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे क्लस्टरिंग टेंडेंसी इज़ लो। और जैसे जैसे वो वैल्यू 0.5 से नीचे 0 के करीब जा रही है, वैसे वैसे हम कहेंगे क्लस्टरिंग टेंडेंसी कम से कम होती जा रही है। आमतौर पर जो इसमें कंसिडर की जाती हैं इसकी वैल्यूज़, एक तो हमने सिर्फ बाइनरी में देखा ना कि 0.5 से ऊपर और नीचे क्या स्कोर क्या डिसीजन लिया जा रहा है। ये तो डिसीजन लिया जा रहा है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। 0.5 से ऊपर एच की वैल्यू तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। वैसे कुछ रेंजेस ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 0.3 तक आ रही है हमारे एच की वैल्यू, तो हम कहते हैं कि ये डेटा जो है ये ऐसा है कि शायद इसमें मीनिंगफुल क्लस्टर्स ना हो, ये डेटा रैंडम नहीं लग रहा। अगर वो 0.3 से ऊपर आ गई है, 0.7 के आसपास चली गई है, इस रेंज में वैल्यू है, तो फिर हम कहते हैं ये एज की वैल्यू, तो फिर हम कहते हैं कि येस द डेटा इज़ रैंडम और इसमें चांस है कि मीनिंगफुल क्लस्टर्स बनेंगे। और अगर 0.7 से ऊपर चली जाती है वैल्यू एच की और 1 को अप्रोच करते हैं, यानी 1 को अप्रोच कर सकती है ना यहाँ से ऊपर जाके, तो फिर हम कहेंगे देयर इज हाई टेंडेंसी ऑफ क्लस्टर्स इन डेटा। तो 0.3 तक तो हम कहते हैं कि देयर इज नो, देयर इज वेरी वेरी रेयर चांस कि इसमें कोई मीनिंगफुल क्लस्टर्स होंगे।